లోక్సభ సమావేశాన్ని లైవ్ లో చూద్దాం। 2 साल के बाद 2 साल उसका टोल टैक्स के बाद हम उसको टीओटी में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक योजना बनाई है और ये योजना के तहत हम आगे काम करेंगे। Ma'am, I would like to know from the Honorable Minister the details of operational national highway projects which are completed under the public fund which are identified for potential monetization using the toll operate transfer model in Maharashtra. Thank you. जो जब महाराष्ट्र का विषय है तब अभी तक जो योजना पूरी हो चुकी है, ये योजना को हमने डिसाइड किया है कि 75 योजनाएं अभी देश में हम टीओटी के माध्यम से अगले दिन में उसको लेने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की भी ऐसे 2 योजना है, 2 नेशनल हाईवे है, उसको हम भविष्य में जो ईपीसी मोड से बना हुआ है उसको हम भविष्य में टीओटी मोड में ले सकेंगे। आन शंकर मीनामा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सड़कों और राजमार्गों में ब्राउन फील्ड परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण एवं पर्यटक के क्षेत्र में राजस्थान की असीम पर्यटन संभावनाओं के दृष्टि से नई ब्राउन फील्ड परियोजना को वित्त पोषित करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है क्या? इसके लिए निजी कंपनियां या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता की ली जा रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि देश में नेशनल हाईवे की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने जो योजना बनाई है उसमें ब्राउन फील्ड एन्युटी योजना भी शामिल है और ये योजना के तहत नहीं केवल कोई एक राजस्थान में लेकिन सारे देश में हमने ये मॉडल में 40% गवर्नमेंट की इक्विटी रहेगी और बाद में जो कंसेशनर है वो और बैंक से फंड लेके ये रास्ता का निर्माण करना है। और ये करने के लिए मैडम हमने ये योजना बनाई है सारे देश के लिए, नहीं केवल राजस्थान के लिए, देश के संदर्भ में इसलिए है कि ऐसे हमें हाइब्रिड एन्युटी के पर जाने से तो फायदा होगा, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका देखभाल भी हो पाएगी और गवर्नमेंट को जो अपनी इक्विटी लगानी है वो भी कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा रास्ता बनाने के लिए जो हमने पीपीपी मॉडल बनाया है, ये पीपीपी मॉडल के तहत से देश में आज हम तय करते हैं और उसमें बीड भी करते हैं कितने रास्ते ऐसे होते हैं हम बीओटी से निर्माण करते हैं, कितने रास्ते ऐसे होते हैं हम बीओटी एन्युटी से करने के लिए डिसाइड करते हैं और कितने रास्ते ऐसा होते हैं जो कोस्टल क्षेत्र में ज़्यादातर है जहाँ शायद ट्रैफिक कम हो, वैसी स्थिति में इन्वेस्ट करना कोई कंसेशनर आगे न आए, वैसी स्थिति में हम 40% गवर्नमेंट की इक्विटी से हम हाइब्रिड एन्युटी से रास्ता का निर्माण करते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि 8.5 लाख करोड़ की आज भी ज़रूरत है देश के हाईवेज बनाने के लिए, पर हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहाँ 2 लेन हाईवे को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन जब करते हैं, जब टोल लगाया जाता है, दुनिया भर के अंदर नई सड़क के निर्माण के लिए टोल लगाया जाता है, पर हमारे देश में ये क्यों है कि जो एग्जिस्टिंग सड़क है उसको कारपेट कर नेशनल हाईवे का नाम दिया जाता है और उस पर टोल कलेक्शन का काम सरकार करती है। माननीय मंत्री जी देश को बताने का काम करें। नेशनल हाईवे का मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय ये होता है कि जिसकी देखभाल स्टेट हाईवे के अलावा नेशनल हाईवे करेंगे, उनके लिए मरम्मत नेशनल हाईवे करेंगे, उनका उसको चौड़ा करना है, लंबा करना है, सभी काम और नेशनल हाईवे करेंगे। माननीय सदस्य श्री ने बताया और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अच्छा कहा था कि रास्ता है तो गति है और गति है तो प्रगति है। कोई भी देश को प्रगति करना है तो आवश्यक है रास्ता का निर्माण करे। हमने विरासत में 92,000 किलोमीटर रास्ता मिला था, हमारी सरकार ने तय किया है कि अगले दिन में हमें दूसरा 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण करने के लिए हमने समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है। हम इसलिए
माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री को मैं बताना चाहता हूँ कि इतना पैसा की आवश्यकता होती है और ये पैसा का हम कहाँ से ये पैसा की व्यवस्था करेंगे। तो हम ईपीसी मोड से, हम बीओटी मोड से, हम पीपीपी मॉडल से एक उसकी क्षमता हम प्राप्त करेंगे, पैसा जुटाएंगे और हम रास्ता का निर्माण करेंगे। इसलिए देश में 1 लाख किलोमीटर रास्ता का निर्माण करने के लिए हमने योजना बनाई है, योजनाबद्ध हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमने पीपीपी मॉडल का हमने एक्सेप्शन किया है। मोहन भाई कुंडरिया जी। चाहता हूं कि टीओटी के माध्यम से कितना प्रोजेक्ट गुजरात में अभी फाइनल किया है, उसमें कितना प्रोजेक्ट चालू किया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी को मैं बताना चाहता हूं कि टीओटी एक नई योजना है और अगले दिन में 75 जो नेशनल हाईवे है उसको हम उसमें लेने वाले हैं। उसमें गुजरात में हमने बामणबोर सामखियाली, बामणबोर गारामोर, पालनपुर, खांबा और आबू रोड, एक कुल मिला के 4 रोड और पोरबंदर भिलाड़ी और भिलाड़ी जेतपुर के कुल मिला के 5 रोड हम अगले दिन में टीओटी मोड में वो ले लेंगे और उसके लिए टोल बेज ऑपरेशन के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे। प्लीज प्लीज बार बार आपको रिक्वेस्ट है, चर्चा करना हो चर्चा कर सकते हो मगर पूरे हाउस को डिस्टर्ब मत करो। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। क्वेश्चन नंबर 325 श्री दिवाकर रेड्डी। My question is 325. Statement is made on the floor of the House. Supplementary. Honorable Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. My first question, Madam, whether in the light of the reducing the dependence of the country on coal-based energy production, the government has considered measures to decrease import of coal. If so, details thereof, including alternate means of producing energy. Number 2, whether the government has signed any agreement with other countries to augment the supply of thermal energy in the country. If so, the details thereof. Third, whether there is any agreement to transfer surplus thermal power produced in one state to power deficit state, especially during times of natural disasters like flood and droughts. If so, the details thereof. If not, reasons there. Madam Speaker, this is a very composite question, but it shows the concern of the honourable member in this subject. I am very delighted to share with the August House to you, Madam, that this government believes that India has to be energy secure. We have to ensure domestic supply of coal, and towards that end, we have ramped up the production of coal within India. We have been able to bring down the import of coal significantly in the last 2 years, and you'll be happy to note that as against 48.5 million tons used in domestic thermal plants out of imports in 14-15, we have been able to bring it down to 37.1 million tons in 15-16 and further to only 13.2 million tons in 2016-17 up to October. It very clearly shows that India is moving towards self-reliance when it comes to coal. Even this 13 million tons is largely imported by private players. Out of that, more than 9 million tons is by private players, whereas sufficient coal is available in India, and we would urge them also to stop imports and take domestic coal. As regards the steps to augment production, they are all very well known and defined. Unfortunately, the members of the opposition may not be able to appreciate the kind of honesty and transparency with which auction of coal mines took place. It is very difficult for them to accept that Coal India was able to increase production by almost 7% in the first year and 8.6% in the second year, because during their time coal was always in short supply and growth was barely 1 or 2-3%. Sadly, for decades India remained an energy deficient and coal deficient state.
It is only the persistent and honest efforts to change the scenario to power surplus and coal surplus that has changed the situation. As regards the supply of excess power to neighboring states or to neighboring countries, I am happy to inform the Honorable House that during disasters, we make special allocation from the central sector out of the unallocated pool. Other than that, today the country's power surplus at any point of time on Vidyut Pravaha app, you can see how much power is available in the grid, which can be transmitted easily all across the country, and therefore no part of India is ever starved for power anymore. Thank you. Okay. Tathagat Satpati ji. I just heard the Honorable Minister's reply, in which he has bracketed all non-ruling parties as opposition. I would like to clarify that we were not involved in any coal scam, so you should clarify that. First thing, ma'am, the coal production, increase in coal production should also keep the humane angle in view. In Orissa, in my constituency in Talcher, where the minister himself has visited several times, many villages are being uprooted without any proper notice, and jobs have not been offered in the old villages where they were displaced earlier. Jobs have not been offered by Mahanadi Coalfield Limited, and today they are being removed to places in other panchayats where there is social friction. The MCL, the ministry is not taking care. So being inhuman just to ensure proper coal production and not taking care of the people is not a development. Development should be for people, not for companies. This is the opinion. I would like to know if the minister would take care and instruct the state government and MCL to take care of the people who are being displaced right now, today. They are being displaced today, madam. Madam Speaker, at the outset, I would like to clarify that I had not bracketed all the opposition parties. It was the parties who were in power before the Modi government came in. As regards Talcher, I'd like to reassure the Honourable Member and the August House through you, Madam, that this government is extremely sensitive to the interests of the poor, to the deprived and sections of society in rural India who have to forego